ठीक है भाई दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। देखिए नेक्स्ट पोएम हमारी एमिली डिकिंसन की अ बर्ड केम डाउन द वॉक। इंट्रोडक्शन टू द पोएटिस हो गया था कंप्लीट। अब आइए इंट्रोडक्शन टू द पोएम के ऊपर, यानी कि 402 पेज नंबर पे, है ना। इस पोएम में क्या पढ़ना है अपने को, उसका सब्जेक्ट मैटर पढ़ लेते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द पोएम। इंट्रोडक्शन टू द पोएम देखिए भाई, एमिली डिकिंसन्स पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक इज अ सिंपल डिस्क्रिप्टिव पोएम। ये बहुत ही एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव पोएम है, क्योंकि इसका कंटेंट ही बहुत आसान है। कल हमने पढ़ा भी था एमिली डिकिंसन के बारे में, उनकी ओरिजिनलिटी के बारे में, उनके सब्जेक्ट मैटर के बारे में, उनकी राइटिंग्स के बारे में। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिंपल जो लाइफ के ऑब्जर्वेशंस हैं उनके ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने राइटिंग लिखी है ना। तो एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव पोएम है। It shows that the poetess is a keen observer of even small objects of nature। अब ध्यान दीजिएगा भाई यहाँ पे, है ना। ये पोएम हमें बताती है कि किस प्रकार से एमिली डिकिंसन जो है प्रकृति की वस्तुओं को बहुत ही कीनली, बहुत ही गहनता से उनको अवलोकन करती है। ऑब्जर्वर है वो, ऑब्जर्वर मतलब अवलोकन करता है, कि इनका मतलब उत्सुक। वो ये पोएम जो है, इस पोएम को पढ़ करके हमें ये बात पता लगेगी, यानी ये पोएम हमें दर्शाती है, बताती है कि किस प्रकार एमिली डिकिंसन प्रकृति की छोटी छोटी वस्तुओं को बहुत ही उत्सुकता से उनका अवलोकन करती है, उनको ऑब्जर्व करती है ना। और उसका एक एग्जाम्पल ये पोएम है, जो इसका कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। अ बर्ड केम डाउन द वॉक ऑफ द पोएटिस। इस पोएम में हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार एक जो पोएटिस हैं वो किसी रास्ते से होकर के गुजर रही थी और अचानक एक पक्षी उनके रास्ते में उड़ करके आ गया। और उसके बाद उसने क्या किया, इट बिट एन एंगल वॉर्म। उसके बाद इसने जो है एक छोटा सा वॉर्म का मतलब एक वो ईल्ट टाइप जो कीड़ा होता है, वॉर्म छोटा कीड़ा, तो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच से धीरे धीरे गुजर रहे उस कीड़े को उसने काटा, अपनी चोंच से उसको बाइट किया, उसको काटा। इनटू टू हाफ्स, दो टुकड़ों में। अपनी चोंच से उस कीड़े को उस पक्षी ने दो टुकड़ों में काटा। हाफ का प्लूरल है हाफ्स, HALF, हाफ का प्लूरल हाफ्स, यानी दो भागों में उस कीड़े को उसने अपनी चोंच से काटा। एंड एट इट रो, और उसको कच्चा ही खा गया। रो का मतलब कच्चा, है ना। रो मटेरियल, कच्चा माल बोलते हैं अपन। तो रो का मतलब कच्चा, यानी वो पक्षी उड़ करके आया, उसको दो टुकड़ों में काटा उसने उस कीड़े को, और कच्चा ही उसको जो है खा गया। इट वॉज सीक्रेटली वॉच्ड बाय द पोएटिस। अब इस दृश्य को जो है पोएटिस ने बहुत ही रहस्यमय तरीके से बिल्कुल चुपचाप देखा, यानी कि उस पक्षी को खबर नहीं लगने दी पोएटिस ने कि वो उसको देख रही है ये काम करते हुए, है ना। मतलब वो पक्षी उड़ करके आया, वो गुजर रही थी उस रास्ते से, बीच में उसको कोई कीड़ा जाता हुआ नजर आया होगा, तो वो पक्षी सीधा उस कीड़े के ऊपर झपटा, चोंच से उसको दो टुकड़ों में काटा और कच्चा ही चबा गया उसको, कच्चा ही खा गया उसको। अब उस पक्षी को ये नहीं पता था कि पोएटिस उसको ऐसा करते हुए देख रही है। इसका मतलब पोएटिस ने ये पूरी जो एक्टिविटी देखी वो सीक्रेटली देखी, चुपचाप, यानी कि वो जहां जा रही होगी वहीं रुक गई होगी, कहीं ये सोच करके कि कहीं वो पक्षी डर न जाए अगर वो आगे बढ़ रही है तो, है ना। वो अगर आगे बढ़ जाती तो शायद वो पक्षी डर जाता और डर करके उड़ जाता, लेकिन वो जहां चल रही थी, जैसे ही उसने देखा कि वो पक्षी आया तो वो चुपचाप हो गई, बिल्कुल शांत हो गई, बिना हिले डुले वो वहीं रुक गई। और उसने उसको खबर नहीं लगने दी उस पक्षी को कि वो उसको देख रही है। और उसने खाया, खा करके पानी पिया, और उसकी बूंदें जो घास, पास में जो घास थी वहाँ पे, तो उस घास के ऊपर जो है ओस की बूंदें जमी हुई थी, तो उन ओस की बूंदों को पिया और पानी पी करके उड़ गया। और पोएटिस ने जो है इस पूरी एक्टिविटी को बिल्कुल चुपचाप देखा, बिल्कुल चुपचाप। इट इज अ डेली अक्रेंस बट द पोएटिस मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग इट मेक्स द पोएम मेमोरेबल। हालांकि इस प्रकार के जो दृश्य होते हैं वो रोजाना जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। डेली अक्रेंस यानी कि ये रोजाना होने वाली चीज है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पक्षी भाई मकर संक्रांति के दिन ही उड़ करके नीचे धरती पर आता है ना। या कोई पक्षी कोई विशेष अवसर पर ही जो है आकाश से उड़ करके धरती पर आकर के कीड़े को खाता है। ये कोई विशेष अवसर तो है नहीं, ये डेली अकरेंस वाली चीज़ है। अकर का मतलब घटित होना, यानी रोज़ाना होने वाली एक्टिविटी है ये।
तो ये बिल्कुल साधारण है, सिंपल सी बात है भाई, कोई भी हर व्यक्ति के लिए कॉमन सी चीज़ है ये, कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है ये घटना, तो इसीलिए ये है तो बड़ी कॉमन सी चीज़। लेकिन जिस प्रकार से पोएट ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया है अपनी इस पोइट्री में, तो उनके ये इस चीज़ को प्रेजेंट करने का जो मैनर है, जो तरीका है, वो इस चीज़ को जो है मेमोरेबल बनाता है, इस पोएम को मेमोरेबल बनाता है। यानी है तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़, लेकिन जिस तरह से पोएटेस ने इसको प्रेजेंट किया है अपनी इस पोएम में, वो चीज़ मेमोरेबल बन जाती है ना। देन द बर्ड ड्रैंक फ्यू ड्यू ड्रॉप्स फ्रॉम द ग्रास। उसके बाद उस पक्षी ने क्या किया, उस कीड़े को खाने के बाद पास में जो घास उगी हुई थी, उस घास के ऊपर जमी हुई उसकी बूंदों को, कुछ सम ड्यू ड्रॉप्स, और उसकी बूंदों को उसने पिया घास के ऊपर से, एंड हॉप टू वन साइड, और फुदक करके एक साइड चला गया। HOP हॉप, हॉप का मतलब होता है जंप करना। पक्षियों को आपने देखा होगा फुदकते हुए, ऐसे फुदकते हैं वो, ऐसे चलते नहीं अपनी तरफ पैदल पैदल, है ना, ऐसे फुदक फुदक के जाते हैं वो, उड़ करके फिर फुदका। पक्षियों को पैदल चलते देखा है आपने? पैदल नहीं चलते वो, फुदकते हैं, फुदकते हैं, फुदकते हैं वो ऐसे, ये जंप किया, फिर ये जंप किया, फिर ये जंप किया। ए भगवान, हाँ ठिठोड़ी चलती है, पैदल ठिठोड़ी चलती है। उनके पैर लंबे होते हैं, क्योंकि इस वजह से उनके पैर लंबे होते हैं, और उनके तो ये तो शरीर यहीं पे पैर होते हैं जरा से बेचारे, वो कैसे पैदल चलेंगे? उनके तो बड़ा लंबे लंबे पैर होते हैं, इतना मतलब स्टैंड तो इतना ऊंचा होता है, फिर जाकर के उनकी बॉडी होती है, इस वजह से। वाह, इसको कहते हैं, ये भी प्रकृति की कीन ऑब्जर्वर हैं, है ना, ये भी बड़ी कीन ऑब्जर्वर हैं प्रकृति की। ये ठिठोड़ी को देखा है इन्होंने, ठिठोड़ी चलती है पैदल। वाह यार, वेरी नाइस एग्जाम्पल। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, हाजिर जवाबी एग्जाम्पल था ये, बिल्कुल विटी एग्जाम्पल था। हाँ, कैसा नहीं चल, ठिठोड़ी चलती है सर, मैंने देखा है। क्रेन, सारस भी चलता है, तो उनके पैर लंबे होते हैं ना, क्योंकि उनको पानी के अंदर से जो है कीड़े पकड़ने होते हैं, उनको पानी के अंदर से कीड़े पकड़ने होते हैं, इसीलिए उनके पैर ऊंचे होते हैं। क्योंकि अगर जरा से पैर होंगे तो पानी में तो वैसे ही डूब जाएंगे बेचारे, तो भगवान ने ऑलरेडी सोच करके बनाया है उनको, है ना। तो गॉड मूव्स इन अ मिस्टीरियस वे हिज वंडर्स टू परफॉर्म, है ना। भगवान के कार्यों को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि ही ट्रेजर्स अप हिज ब्राइट डिजाइंस डीप इन अनफेथमेबल माइंड्स, क्योंकि वो अपनी योजनाओं को गहरे समंदर की गुफाओं में छुपा करके रखते हैं, उनको हम समझ नहीं सकते, तो उनको समझना ही बेकार है, ठीक है। तो द बड में हैव अ बिटर टेस्ट बट स्वीट विल बी द फ्लावर, है ना। तो इसीलिए भगवान पे बस यकीन बनाए रखो, उनके कार्यों को समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि कली भले थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन जब वो फूल बनेगी तो बड़ी मीठी हो जाएगी, है ना। एंड हॉप टू वन साइड, और उसके बाद फुदक करके वो एक तरफ चला गया। एंड अलाउड द बीटल टू पास इन एन इनडिफरेंट वे, और उसके बाद एक और कीड़ा जब वहां से गुजर रहा था, तो उस कीड़े को उसने जो है अलाउ कर दिया आगे जाने के लिए, यानी कि फुदक करके एक तरफ चला गया, फिर एक और कीड़ा वहां से जा रहा था तो उसको जाने दिया उसने, क्योंकि उसका पेट तो भर गया ना। एक कचौरी के 2 हिस्से करके खा लिए उसने, ठीक है, और एक कचौरी के 2 हिस्से करके खा लिए, उसके बाद पानी पी लिया, उसका तो पेट भर गया। और जब दूसरा कीड़ा उसको नजर आया तो उसको जाने दिया उसने, हाँ बेटा तेरा नंबर कल लूंगा मैं, ठीक है तू जा। मतलब दूसरे उसको नहीं खाया उसने, है ना, बेटा तेरा नंबर कल लूंगा मैं, कल फिर आऊंगा मैं, चिंता मत कर तू। चलिए, द पोएटेस गेव द बर्ड अ क्रम्ब ऑफ ब्रेड। अब उसके बाद में फिर क्या किया, जब पोएटेस ने इस पूरी एक्टिविटी को देखा तो उसके बाद उसने क्या किया, वो देख रही थी चुपचाप, उसके बाद उसने एक ब्रेड का छोटा सा क्रम्ब यानी टुकड़ा, उसके बाद उस पोएटेस ने एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा जो है उस बर्ड की तरफ फेंका खाने के लिए, कि बेटा कीड़ों को मत खा, ये मेरे गार्डन के कीड़े हैं, है ना, मेरे गार्डन की रक्षा करते हैं, मेरे गार्ड्स हैं, मेरे गार्डन के गार्ड्स हैं, ये बाउंसर्स हैं, बाउंसर्स मेरे गार्डन के, ठीक है। हाँ मतलब यार वो जैविक खाद टाइप से, मतलब मरेगा अगर तो खाद बनेगा तो फिर घास और अच्छी उगेगी ना। तो मतलब वही वाली चीज़ है, पादप श्रृंखला वाली चीज़ जो भी है, खाद्य श्रृंखला वगैरह जो भी होता है। तो इसीलिए कि भाई ये तो मेरे लिए इसको मत खा बेटा तू, ये तो हमारे गार्डन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, इतनी हरी हरी
भरी भरी जो घास उग रही है उसके लिए, तो मैं तेरे को रोटी का टुकड़ा देती हूँ, ब्रेड का टुकड़ा देती हूँ, वो खा। तो उसने ऐसा ब्रेड का टुकड़ा दिया उस पक्षी को खाने के लिए। द बर्ड फ्लू अवे वेरी सॉफ्टली इन टू द सीमलेस ओशन ऑफ एयर। और उसके बाद जैसे ही उसको, भाई अभी तक तो पक्षी को ये पता नहीं था कि पोएटिस उसको देख रही है, वो तो चुपचाप खा के आराम से बैठ गया साइड में। लेकिन जैसे ही पोएटिस ने उसकी तरफ उस रोटी के टुकड़े को फेंका तो उसकी वजह से वो डर गया और डर करके उड़ गया हवा में। इनटू द सीमलेस ओशन ऑफ एयर, हवा के महासागर में बिना आवाज किए हुए शांति से अपने पंखों से, हवा के महासागर में, देखो आप कितना बढ़िया मेटाफर है, ओशन ऑफ एयर, ये हवा का महासागर, हवा के महासागर में पंखों की धीमी आवाज से, यानी उसके पंखों की आवाज भी नहीं आई, इतनी शांति से उड़ करके गया वो। बहुत सारे पक्षियों की तो आपने देखा होगा, जैसे कबूतर उड़ के जाता है ना तो फट 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 ऐसे आवाज आती है, उसकी की आती है और पक्षियों की इतनी नहीं आती। हाँ, औरों की नहीं आती होगी, है ना, तो इतना जोर से आवाज आती है उसके पंखों की, फट 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 फट। लेकिन ये पक्षी, पोएटिस ने ऐसा लिखा है, इस चीज को मेंशन किया है इस पोइट्री में, वो इतनी शांति से, इतना स्मूथली उड़ करके गया अपने पंखों पे कि पता भी नहीं लगा कि वो आवाज भी नहीं आई, इतनी शांति से उड़ करके गया वो। तो ये चीज भी बड़ी सरप्राइजिंग लगी पोएटिस को। तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना, हवा के महासागर में बिल्कुल शांति से स्मूथली उड़ करके वो चला गया जैसे ही रोटी का टुकड़ा पोएटिस ने उसकी तरफ फेंका। इट्स फ्लाइट वॉज एक्सट्रीमली सॉफ्ट। अब देखो, अब उसकी जो उड़ान थी, फ्लाइट यानी उड़ान, यानी जिस तरह से वो पक्षी शांति से बिना आवाज किए हुए उड़ करके गया, उस चीज को पोएटिस ने कंपेयर किया है किसी चीज से, उड़ने के तरीके को, है ना। इट्स फ्लाइट वॉज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, जिस तरह से वो पक्षी वहां से उड़ करके गया तो उसकी जो उड़ान थी वो इतनी कोमल थी, लाइक दैट ऑफ द बटरफ्लाइज हु फ्लिट हियर एंड देयर विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। जैसे कि वातावरण में तितलियां उड़ती रहती है यहाँ वहाँ बिना आवाज किए हुए। क्या तितली की उड़ने की आवाज आती है क्या? आपने देखा होगा तितलियां जो है आपके पास से उड़ करके चली भी जाएगी लेकिन आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ समय पहले कोई तितली भी थी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आती, कितना स्मूथली। जैसे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटर, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे पास से होकर के निकल जाता है, गली में से निकल जाए लेकिन पता नहीं लगता। और मोटरसाइकिल लाओ, बर 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 बर, हाँ स्कूटी, मतलब आजकल तो वही इलेक्ट्रिक का ज़माना आ गया ना। तो आप देखो कि मतलब अपने मम्मी पापा, जैसे पापा है या भाई है, भैया कोई भी है, जैसे गाड़ी आती है ना तो अपन तुरंत आवाज़ पहचान लेते हैं घर के अंदर बैठे बैठे कि भाई हाँ पापा आ गए या कोई आ गया, भैया जो भी है ना। लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का ज़माना आ गया तो पता ही नहीं लगेगा। आ गए आप, मैं तो टीवी बंद करने ही भूल गया, है ना। अभी तक तो क्या है, बच्चों को पता लग जाता है कि पापा आगे पापा आगे पापा आगे, तो तुरंत टीवी बंद करके उनको मौका मिल जाता है। पापा जितनी देर में बाइक पार्क करके अंदर आएंगे उतनी देर में तो बच्चा किताब खोल करके बैठा हुआ होगा। किताब तो खुली हुई रहेगी, टीवी बंद करके। हाँ, किताब तो खुली हुई रहती, केवल टीवी बंद करने की देर रहती है ना। फुली रेडी रखता है वो, इतने शाणे होते हैं बच्चे आजकल के। तो बस ये इधर बंद किया और सबूत नहीं छोड़ते, हाँ बिल्कुल सबूत नहीं छोड़ते। मजाल सीआईडी भी फैले इनके सामने, अगर सीआईडी को भी लगा दे तो यहाँ पे, अब प्रद्युमन दया को भी बुला लेना तो वो भी पता नहीं लगा पाए कि थोड़ी देर पहले टीवी चल रहा था। तो वो चीज़, हालांकि वो बात अलग है, बच्चों के में इतना दिमाग नहीं होता, टीवी चल रहा है तो क्या थोड़ा गर्म हो जाता है, मशीन गर्म हो जाती है ना, तो उससे पता लगा सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा होता है। तो ये वाली चीज़ है। तो इतनी शांति से जो है, जैसे तितली उड़ती रहती है और उसके उड़ने का पता नहीं लगता वातावरण में, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ये पक्षी भी जो है इतनी कोमलता से उड़ करके गया वहाँ पे। तो इस तरह से उसकी उड़ान के तरीके को उन्होंने अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर किया है। एंड देन द पोएटिस हैड अ सेंस ऑफ जॉय इन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। और इस प्रकार से जो है प्रकृति की हर चीज़ में जो है पोएटिस आनंद लेती है, हर चीज़ से, हर छोटी छोटी चीज़ में जो है वो आनंद देखती है, जॉय देखती है, ठीक है, खुशियाँ देखती है। तो ये पढ़ना है अपने को इस पोएम में, अ बर्ड केम डाउन द वॉक। आइए पोएम के ऊपर, हाँ बिल्कुल, सक्स, अरे अ बर्ड केम डाउन द वॉक,
मैं आगे निकल गया, पोएट्री तो पीछे है। A bird came down the walk by Emily Dickinson। अमेरिकन पोइटेस हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हमारे सिलेबस में 2 अमेरिकन पोइट्स हो गए, एक तो है वॉल्ट विटमैन और एक है एमिली डिकिंसन। एक तो है पोइट, एक है पोइटेस, हालांकि दोनों को पोइट बोल सकते हैं हम, ठीक है। देखिए भाई, लिखिए मीनिंग्स। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, फर्स्ट लेडी पोइट। हाँ फर्स्ट लेडी पोइट, हाँ ये भी ध्यान रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र लेडी पोइट या एकमात्र पोइटेस आपके सिलेबस की कौन है? एमिली डिकिंसन, ध्यान रखिएगा। तो पहले टाइटल देख लीजिए। अ बर्ड, एक पक्षी, केम डाउन, उड़ता हुआ नीचे आया। कहाँ पर? द वॉक, जहाँ पर पोइटेस घूम रही थी उनके रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच वो पक्षी उड़ करके नीचे आया, उड़ करके। लिखिए भाई, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिडंट नो आई सो ही बिट। थर्ड नंबर की लाइन पर आइए। बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट। बाइट यानी कि खाना, चबाना। बाइट, चबाना। इसे तो आप ऐसे पढ़ा थे बीच-बीच में 1-2 मीनिंग लिख दो। अरे लिख लो फिर भी। बाइट, ये तो अपनी परंपरा रही है, क्यों परंपरा को तोड़ें। संस्कार, देखा, इसे कहते हैं संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा। आइडेंटिफाई द मूवी। कौन सी? आइडेंटिफाई द मूवी, कौन सी मूवी का डायलॉग मारा मैंने? देखा, इसे कहते हैं आदर्श, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा। नहीं पहचान पा रहे आप? नहीं देखते सर, मूवी नहीं देखते? नहीं देखते। राउडी राठौर। राउडी राठौर, हाँ। वो तो देख लिया था। फिर भी पता नहीं लगा? नहीं लगा। अरे चलो ठीक है, खैर अब देखी नहीं, पता ही नहीं है तो फिर क्या बताऊँ। देखिए सर, देखिए। अरे हाँ, आगे सुनो। कहाँ पे आया? वो जब वो एक लेडी रहती है, वो शादी में जाती है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही पकड़े हैं। शादी की बात है, देखा। अरे आंटी जी, आंटी जी, देखा। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। इसे कहते हैं संस्कार, परंपरा। वेरी नाइस। ही बिट, बिट यानी खाना, चबाना। एंगल वॉर्म यानी कि वो कीड़ा। एंगल वॉर्म, वो कीड़ा। ईल्ट या ईलट, जो भी लिखना है लिख लो आप। हाँ, घास का, घास के कीड़े तो उड़ने वाले होते हैं, वो रेंगने वाला कीड़ा है। छोटा कीड़ा क्या होता है मतलब? हाँ, कीड़ा लिख लो आप, तो जो भी है। जो इन हाफ्स, इन हाफ्स यानी 2 टुकड़ों में, इन 2 पीसेस। इन हाफ्स, इन 2 पार्ट्स या इन 2 पीसेस। इन 2 पार्ट्स या इन 2 पीसेस, है ना, 2 टुकड़ों में। इसके नीचे है ईट की सेकेंड फॉर्म एट। द फेलो, फेलो यानी वो कीड़ा, कीड़े के लिए आया है ये, फेलो कीड़े के लिए। रो यानी कच्चा। इसके नीचे है ड्रैंक, ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्यू, एक घास, एक ओस की बूंद। अ आया है क्योंकि अ ड्यू, एक ओस की बूंद। फ्रॉम अ कन्वीनियंट, कन्वीनियंट यानी नज़दीक में, पास में। सूटेबल, कन्वीनियंट, सूटेबल, उपयुक्त, नज़दीक में या पास में। ग्रास यानी घास। इसके नीचे है होप्ड, होप का मतलब फुदकना, उसके बाद वो फुदका। साइडवाइज, एक तरफ। टू द वॉल, दीवार के एक तरफ। साइडवाइज टू द वॉल, दीवार की तरफ, एक तरफ। टू लेट, लेट का मतलब अलाउ करना, लेट, अलाउ करना। बीटल, बीटल यानी वही कीड़ा। पास यानी गुजरना, पास, गुजरना। इसके नीचे है ग्लांस, ग्लांस यानी देखना, झलक देखना, उसे झलक दिखाई दी। ही ग्लांस मतलब उसने देखा। रैपिड आइज, तेज निगाहों से, तीव्रता से, क्विकली। रैपिड का मतलब होता है क्विक, तेजी से, जल्दी से। इसके नीचे है हरीड, जल्दबाजी करना, जल्दी करना। ऑल अब्रॉड, अब्रॉड को अंडरलाइन करके लिखिए। अराउंड हिम, उसके चारों ओर। अब्रॉड, अब्रॉड यानी उसने अब्रॉड देखा। अब्रॉड मतलब विदेश में देखा नहीं, चारों तरफ देखा उसने, मतलब, है ना। एंड दैट हरीड ऑल अब्रॉड यानी अराउंड हिम, चारों ओर देखा उसने।
इसके नीचे है दे लुक्ड लाइक फ्राइटन्ड बीड्स। दे लुक्ड लाइक फ्राइटन्ड यानी डरे हुए, भयभीत, डरे हुए। बीड्स यानी मोती, बीड माला में होते हैं ना मोती, वो अरे माला में नहीं होते क्या, माला जपते हैं ना वो वृद्ध, तो एक 108 मन के होते हैं वो, एक बीड, तो वो वाले मोती, वो वाला सफ़ेद वाला मोती नहीं, ये वो वाला मोती, हाँ जिस किसी की भी हो वही वाले मोती। इसके नीचे है स्टर। स्टर का मतलब हिलाना। वेलवेट हेड। वेलवेट हेड यानी तो सिर आया है, हेड का मतलब सिर। वेलवेट, वेलवेट इसलिए आया है क्योंकि उसके पंख आपने देखे होंगे, अगर आपने किसी पक्षी को अगर कभी पकड़ा हो, है ना, तो उसके पंख बिल्कुल ऐसे मुलायम मुलायम लगते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे वेलवेट का कपड़ा हो, है ना, बिल्कुल एकदम वेलवेट के कपड़े की तरह मखमली मखमली पंख लगते हैं एकदम, तो इसलिए आया वेलवेट। वेलवेट हेड यानी कि उनका मखमली सिर। मखमली सिर मतलब कोई मखमली कपड़ा नहीं पहना हुआ होता है उन्होंने, पंखों की वजह से, हाँ पंखों की वजह से अपने को उनकी बॉडी जो है वेलवेट की जैसी लगती है, वेलवेट हेड। इसके नीचे आया है लाइक वन इन डेंजर। डेंजर यानी खतरा, कॉशियस यानी सावधान, अलर्ट सावधान। ऑफर, ऑफर यानी कि ऑफर करना, देना। क्रम यानी टुकड़ा। इसके नीचे है अनरोल। अनरोल यानी ओपन करना, खोलना। फीदर्स यानी पंख। इसके नीचे है रोड। रोव यानी कि पतवार चलाना, वो नाव का चप्पू होता है ना, वो ऐसे पतवार जो होती है नाव की, तो ऐसे अपन चलाते हैं यूं, फिर वो गोल गोल घूमती है, तो फिर नाव आगे बढ़ती है उसकी वजह से, तो ऐसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, और असली में चलाई हो तो बहुत अच्छी बात है। रियल में देख ली ना, हाँ अच्छी बात। उस वाले में नहीं बैठे पर उस वाली में बैठ गए, कहाँ पे बैठे? उदयपुर में, हाँ उदयपुर में। हाँ आजकल तो मोटर बोट आने लगी है, मोटर बोट आने लगी है। तो उसको बोलते हैं रो करना, पतवार चलाना। सॉफ्ट कोमलता से। होम यानी घर की ओर, होम घर की ओर। इसके नीचे है देन की अपेक्षा। देखो एक तो देन होता है THEN देन, देन यानी तब, एक होता है THAN देन यानी की अपेक्षा। ओर्स, ओर्स का मतलब होता है पतवार। रो का मतलब पतवार चलाना, ओर यानी पतवार, है ना, जो ओर होती है वो ओर, वो चप्पू जो होते हैं उनको बोलते हैं ओर, ये ओर्स हैं। और रो कर रहे हो आप इनको तो मतलब चला रहे हो आप उनको, है ना। डिवाइड, डिवाइड द ओशन। डिवाइड द ओशन मतलब समुद्र, महासागर को दो भागों में डिवाइड करना। अब देखो ओर्स महासागर को दो भागों में डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप ओर्स चला रहे हो, पतवार चला रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी नाव आगे बढ़ रही है, और जो नाव आगे बढ़ रही है वो विशाल महासागर में अगर आप नाव चला रहे हो तो नाव आगे बढ़ते हुए दो भागों में बांट रही है ना उसको, महासागर को, इसलिए आया है ये डिवाइड द ओशन। टू सिल्वर फॉर अ सीम। सीम को अंडरलाइन करके लिखिए यहाँ पे, फॉर अ सीम। सीम का मतलब होता है सीवन। सीम का मतलब सीवन, जो सिलाई करते हैं ना अपन, जो सिलाई करते हैं ना कपड़े के ऊपर, सीवन ऐसे सिलाई करते हैं, वो देखा होगा आपने, वो सफ़ेद वाइट कलर की जो, हाँ वो जो भी होती है, हाँ अंदर की तरफ वाइट कलर की होती है ना, वो मशीन से ऐसा अरे अंदर की साइड, उल्टी साइड पे सफ़ेद कलर की नहीं लगती क्या, वो पेंट वगैरह सिलते हैं या कोई भी कपड़ा, क्या अब यार इसको, हाँ वो अंदर की तरफ जो सफ़ेद कलर की, हाँ फटते नहीं, ये ना ऐसी आती है पर सफेद होती है, इसमें तो ब्लैक है यार, ये तो मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ मैंने पेंट्स वगैरह में, हाँ फटती नहीं है उससे, वो अंदर की तरफ लगाते हैं वो, हाँ जो भी है वो
तो वो सफ़ेद कलर की जो सिलाई होती है वो उसको बोलते हैं सीवन। सफेद आती है इसलिए तो सफेद ही पता है। हाँ मैंने पेंट में सफ़ेद ही लगा है। हाँ मतलब होती हो सकता है, हर तरह की होती हो, लेकिन अधिकतर पैंट्स में मैंने जो होता है ना सिली हुई जो पैंट्स होती है उसमें वाइट कलर के धागे से ही लगाई जाती है पूरे अंदर की तरफ, पूरे जहाँ से भी वो जुड़ी हुई कपड़ा जुड़ा हुआ होता है ना वहाँ पे ऐसे करके लगाते हैं। और एक बार तो मैं देखा भी था, मैंने खुद आंखों से देखा था, मेरी पेंट क्या लेट हो गई सिलने में, मैंने सिलने डाली हुई थी तो मैं गया शॉप पे कि यार भैया सिलाई लगाना थोड़ा सा बाकी है बस, केवल बस अभी आधा घंटा रुको मैं बस अभी रेडी करता हूँ। तो मेरे सामने उन्होंने वो अलग ही टाइप की मशीन होती है वो सफ़ेद वाली धागे की, ये वाली मशीन तो अलग आती है सिलने वाली और वो वाली अलग आती है, तो ऐसे पता नहीं ऐसे, हाँ नहीं वो पीकू की तो अलग आती है, पीकू की अलग। इसके नीचे है बटरफ्लाइज यानी तितलियाँ, ऑफ बैंक्स ऑफ नून, ऑफ नून यानी कि दोपहर के समय, ऑफ बैंक यानी कि किनारे से ऊपर उड़ रही होती है, यानी जैसे झील का या नदी का कोई किनारा है तो दोपहर के समय आपने देखा होगा आसपास जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे उगे रहते हैं झील तालाब या किसी नदी के किनारे, तो दोपहर के समय वहाँ पे उन फूलों के ऊपर तितलियाँ मंडराती रहती है, देखा होगा आपने। झील तालाब के किनारे जो पेड़ पौधे जो घास फूस उगी होती है वहाँ पे किस तरह से उस तालाब के किनारे दोपहर के समय तितलियाँ वहाँ से मंडराते हुए उड़ रही होती है ना ऊपर की तरफ, तो वो है यहाँ पे ऑफ बैंक, यानी उस किनारे से, बैंक का मतलब किनारा, उस किनारे से ऊपर उड़ रही होती है। जैसे अभी तो वो किनारे पे उगी हुई कोई घास है तो अभी तो उसके ऊपर बैठी हुई है वो, तो उस किनारे पे उगी हुई घास के ऊपर जब बैठी हुई है तो वहाँ से उड़ करके जब वो ऊपर जाती है तो उस चीज़ से कंपेयर किया है उसके उड़ने से। किनारे पे उगी हुई घास या किसी पौधे के ऊपर जब तितली बैठी रहती है तो वहाँ पर से एकदम से उड़ करके जब वो ऊपर चली जाती है तो उसकी उड़ान जितनी कोमल होती है उसकी उड़ान से कंपेयर किया है उस पक्षी की उड़ान को, कोमल उड़ान को। इसके नीचे है लीप, लीप का मतलब उठना, लीप का मतलब वैसे जंप करना होता है, लीप आगे बढ़ना भी होता है, आगे बढ़ना या जंप करना, आगे बढ़ना या जंप करना। प्लैशलेस, प्लैशलेस का मतलब विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना आवाज किए हुए, प्लैशलेस विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना आवाज किए हुए। एज द स्विम, जैसे ही वो स्विम करते हैं, तैरते हैं। अब स्विम का मतलब यहाँ पानी में नहीं है, हवा में तैरने से है यहाँ पे, है ना। एज द स्विम। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, एक पक्षी जो रास्ते में जब वो जा रही थी तो उस दौरान उड़ करके उनके रास्ते में आकर के बैठ गया। और फिर क्या किया उसने, उसी टाइटल के ऊपर ये पोएम अपने को पढ़नी है। अ बर्ड केम डाउन, जो आया उड़ करके नीचे, द वॉक, जब वो रास्ते से गुजर रही थी उस दौरान। देखिए भाई, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, जब पोइटेस यहाँ पर कह रही है एमिली डिकिंसन कि जब मैं अपने रास्ते से गुजर रही थी, जब मैं किसी रास्ते से होकर के कहीं जा रही थी तो उसी दौरान जो है एक पक्षी उड़ करके मेरे रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच आकर के बैठ गया। ही डिडंट नो आई सो, लेकिन मैंने उस पक्षी को दूर से ही देख लिया, इस बात की खबर उस पक्षी को नहीं लगी। यानी वो आकर के तो बैठ गया रास्ते में, लेकिन उसे ये पता नहीं लगा कि मैंने उसे देख लिया दूर से। इसका मतलब वो दूर ही होगी, क्योंकि नज़दीक होती तो वो डर करके उड़ जाता, वहाँ पे आकर के बैठता ही नहीं। इसका मतलब पक्षी थोड़ा दूर था और पोइटेस उससे दूर थी, है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे थे वो। इसीलिए उन्होंने कहा है ही डिडंट नो आई सो। तो जब वो आकर के बैठा नीचे रास्ते पे तो उसे उस वक्त ये नहीं पता लगा कि मैंने उसे देख लिया है। उसके बाद जब पोइटेस दूर से उस पक्षी को देखती हैं तो क्या करता हुआ नजर आता है वो पक्षी, ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ्स। पोइटेस दूर से देख रही हैं कि उसके बाद उस पक्षी ने रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जा रहे किसी छोटे से टुकड़े को उसने अपनी चोंच से चबाया और उसे दो भागों में बांट लिया। इन हाफ्स, दो भागों में जो है उसने अपनी चोंच से उसको काट लिया। एंड एट द फेलो रो, और उसके बाद में उस कीड़े को जो है कच्चा ही खा गया। अब पोइटेस उसको दूर से देख रही है, लेकिन उस पक्षी को पता नहीं है कि पोइटेस उसको देख रही है ना।
वो दूर से केवल उसको जो है नोटिस कर रही है। उसने क्या किया, रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के छोटा सा एंगल वॉर्म जा रहा था, उसको अपनी चोंच में दबाया, उसको चोंच से 2 हिस्सों में काटा और ऐसे जो है कच्चा ही निगल गया, कच्चा ही खा गया। क्या हुआ? नमकीन जैसा का क्या हुआ? मैंने खा करके नहीं देखा। तो मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा भाई जनरली पक्षी ऐसे ही खाते हैं यूँ करके। पहले तो वो ऐसे चबाते हैं, फिर यूँ करके ऊपर उछालते हैं, क्योंकि हाथ तो होते नहीं उनके, ऐसे करके। चलो देखो फिर आगे, फिर क्या किया उसने, कीड़े को 2 भागों में बांटा, फिर उसके बाद में कच्चा ही चबा गया उसको। एंड देन ही ड्रैंक अ ड्यू फ्रॉम अ कन्वीनियंट ग्रास। और उसके बाद में फिर उस पक्षी ने क्या किया, नज़दीक में ही जो सबसे उपयुक्त स्थान पर, कन्वीनियंट ग्रास मतलब सबसे उपयुक्त, यानी कि वहाँ से बिल्कुल नज़दीक जो घास उगी हुई थी, जहाँ पे बिल्कुल सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, जैसे ये सड़क है तो इसके बिल्कुल बीचों बीच उसने जो है यहाँ पे बैठ करके उस पक्षी को खा लिया। फिर यहाँ से सूटेबल डिस्टेंस पे, क्योंकि घास तो ये सड़क के इधर भी उगी हुई है, इधर भी उगी हुई है, तो जो जिधर भी जाना उधर जिस साइड भी जाना उसे कन्वीनियंट लगा, यानी सूटेबल लगा, जैसे इधर की साइड जाना उसे सूटेबल लगा, तो नज़दीक में इधर की घास थी, तो इसीलिए नज़दीक में स्थित जो घास उगी हुई थी तो वो वहाँ पर जाकर के उस घास के ऊपर जमी हुई जो उसकी बूंद थी, बूंदे नहीं बूंद, क्योंकि इतनी सी तो घास होती है वो, अब इतनी सी घास के ऊपर जो है एक बूंद, दूसरी के ऊपर दूसरी बूंद, तीसरी तिनके के ऊपर तीसरी बूंद, तो इस तरह से जो है नज़दीक में ही सूटेबल डिस्टेंस पे जो घास उगी हुई थी रोड के साइड में, वहाँ पर वो गया और वहाँ से जो है एक घास के ऊपर जमी हुई एक ओस की बूंद को, ध्यान रखना, घास के तिनके के ऊपर जमी हुई उस एक ओस की बूंद को पी गया। एंड देन हॉप्ड साइडवाइज टू द वॉल। और उसके बाद में, जैसे ये सपोज करो ये सड़क है, इसके नज़दीक में यहाँ पे घास उगी हुई है और यहाँ से थोड़ा सा इधर डिस्टेंस पे एक दीवार होगी, जो 4 दीवारी होती है ना घर के बाहर, तो यहाँ पे दीवार बनी होगी, तो उसके बाद पानी तो यहाँ पे आकर के पी लिया उसने घास पे, फिर उसके बाद यहाँ से फुदकते हुए जो है दीवार की तरफ चला गया, साइड में जो दीवार बनी हुई थी उसके फुदकता हुआ जो है दीवार की तरफ चला गया। कीड़ा खाया, घास से पानी पिया और दीवार की तरफ फुदकते हुए चला गया। एंड देन हॉप्ड साइडवाइज टू द वॉल। और उसके बाद में जो है साइड में फुदकते हुए दीवार की तरफ वो आगे बढ़ गया। टू लेट अ बीटल पास। एक और कीड़ा जो वहाँ से गुजर रहा था उसको जाने देने के लिए, यानी कि उसने क्या किया, एक और कीड़ा वहाँ से घास में से होकर के सड़क पे जा रहा होगा तो वहाँ से साइड में हट गया, मतलब जैसे यहाँ बैठा हुआ है, पानी पी लिया उसने यहाँ से, अब यहाँ से एक और कीड़ा जो है घास में से होता हुआ सड़क पे जा रहा होगा तो यहाँ से फुदकता हुआ आगे चला गया और उस कीड़े को जाने दिया उसने, क्योंकि पेट तो भर गया ना, तो उस कीड़े को जाने दिया और फुदकता हुआ जो है दीवार की तरफ चला गया। इस तरह से टू लेट अ बीटल पास, उस छोटे से एक और दूसरे कीड़े को वहाँ से गुजर जाने देने के लिए वहाँ से हट गया रास्ते से और दीवार की तरफ फुदकते हुए आगे बढ़ गया। अब फिर जैसे ही वो दीवार की तरफ गया तो फिर क्या होता है, ही ग्लांस्ड विद रैपिड आइज। उसके बाद जब वो दीवार की तरफ आगे बढ़ गया तो उसने अपनी तीव्र निगाहों से देखा चारों तरफ, उसने अपनी तीव्र निगाहों से, ग्लांस यानी देखा, अपनी तीव्र निगाहों से उसने जो है देखा। दैट हरीड ऑल अब्रॉड, दैट यानी कि वो निगाह के लिए आया है, उसकी रैपिड आइज के लिए आया है। दैट किसके लिए आया, रैपिड आइज के लिए। उसने अपनी तीव्र निगाहों से, अपनी तेज निगाहों से, हरीड जल्दी से जो है इधर उधर चारों तरफ देखा, अपने चारों ओर। अब पक्षी जो है कैसे देखते हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा पक्षी कई बार, पक्षी अपनी तरह नहीं देखते ऐसे, कहाँ है यार, कहाँ है, पक्षी ऐसे देखते हैं, हाँ, ऐसे ही लाते हैं वो मुंडी एकदम से झटके से। इतना फास्ट, हाँ इतना फास्ट, भयंकर तरीके से। क्या उसको हंसी आ रही है, यही करके बता रही थी अभी, खुशी करके बता रही थी, खुशी करके बता रही थी, देख लिया था मैंने बताने से पहले उसने बता दिया यूं।
यानी उसने भी नोटिस कर लिया था पहले। तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, दीवार की तरफ वो उड़ करके जब गया, मतलब फुदकते हुए जब वो गया, तो उसके बाद उसने फिर जो है अपनी तीव्र निगाहों से अपने चारों ओर गर्दन घुमा करके देखा, कहीं कोई खतरा तो नहीं है ना। चारों तरफ ऐसे अपने ऐसे गर्दन घुमाई उसने, अब्रोड, ऑल अब्रोड यानी चारों ओर। They looked like frightened beads. I thought he stirred his velvet head. और उसके बाद में जब उसने चारों तरफ अपनी आंखें घुमा करके देखा तो उसकी आंखों के ये जो छोटे छोटे गोल आंख जो रहती है ना उसकी छोटी सी, दोनों जो सितारे, मतलब ये जो आंख रहती है, हाँ तारे, जो भी ऐसे गोल छोटा सा रहता है बिल्कुल आंख, देखना आपने पक्षियों के, तो वो दोनों आंखों के जो मोती लगे उसको, पोइटिस को, उस पक्षी की दोनों आंखों के मोती कैसे लगे, फ्राइटन्ड बीड्स की तरह लगे, डरे हुए मोतियों की तरह। यानी पोइटिस ने जब उसकी तरफ देखा, पक्षी की तरफ, जो कैसे कर रहा था, अपने चारों तरफ देख रहा था, है ना, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, इस तरह से गर्दन घुमा करके चारों तरफ अपनी तीव्र निगाहों से देख रहा था। और इस सीन को देख रही थी पोइटिस। तो पोइटिस ने जब पक्षी को ऐसा करते हुए देखा तो उसकी आंखों के, यानी पक्षी की आंखों के दोनों मोती उसको जो है डरे हुए मोतियों के समान लगे। सिमिली आई है यहाँ पे, लाइक फ्राइटन बीड्स, उस पक्षी की दोनों आंखों के मोती उसको कैसे लगे, दे किसके लिए आया है, मोतियों के लिए। उस पक्षी की दोनों आंखों के मोती उसको जो है, मतलब दोनों आंखें वो डरे हुए मोतियों के समान लगी उसको, जैसे कि मानो वो पक्षी चारों तरफ इसलिए देख रहा हो कहीं वो डर गया हो। पोइटिस को ऐसा फील हुआ जैसे कि मानो वो डर गया हो, कहीं कोई जो है मेरे ऊपर अटैक ना कर दे, इसीलिए चारों तरफ डर करके जो है अपनी गर्दन घुमा करके देख रहा है। इसका मतलब उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा है, इसका मतलब उसको डर महसूस हो रहा है। जिस चीज को रियलाइज कर लिया किसने, पोइटिस ने, है ना, डर की वजह से चारों तरफ गर्दन घुमा करके देख रहा था। आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा, यानी ऐसा पोइटिस ने सोचा कि भाई शायद वो डर गया हो। अब वो डरा था या नहीं डरा था ये तो वही जाने, है ना। और उस पक्षी को ढूंढना नामुमकिन है, मिल जाए तो पूछ भी लें कि भाई बता क्यों देख रहा था, है ना। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है, 200-250 साल पहले, वो पक्षी तो रहा ही नहीं होगा अभी। तो वाकई में वो डरा था या नहीं डरा था, लेकिन पोइटिस को ऐसा फील हुआ कि शायद जो है उस पक्षी को डर लगा होगा, इसीलिए वो चारों तरफ अपनी ऐसे गर्दन घुमा करके देख रहा था। अब जनरली पक्षी गर्दन घुमा के इसीलिए देखते हैं जब वो डर जाते हैं, है ना, जब उनको कोई खतरा फील होता है तो इसीलिए वो घुमाते हैं। देखा होगा आपने नोटिस किया है, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं किया, आप ही ने किया, मैंने तो खैर देखा ही है। तो आई थॉट, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो है उसे डर लगा होगा, शायद वो डर गया होगा, इसीलिए उसने जो है अपनी तीव्र निगाहों से चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमा करके देखा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसकी दोनों आंखें जो है वो डरी हुई थी, डरे हुए मोतियों के समान लग रही थी। तो ऐसा मैंने सोचा शायद वो डर रहा होगा, क्योंकि ही स्टर्ड हिज वेलवेट हेड, क्योंकि, और मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जिस तरह से वो अपने वेलवेट जैसे सिर को, वेलवेट के कपड़े से बने हुए सिर को, वेलवेट हेड, अब ये है मेटाफर का एग्जांपल, है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन है ये, तो ये है मेटाफर, इम्प्लिसिट मेटाफर का एग्जांपल, वेलवेट हेड। हालांकि उसका सिर जो है वेलवेट के कपड़े का नहीं था, लेकिन मखमली जैसा महसूस होने वाला उसका पंखों का जो सिर था, वेलवेट के कपड़े जैसा महसूस होने वाला उसके पंखों का सिर, जिस तरह से वो हिला रहा था, उस वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद वो डर रहा है और डर की वजह से चारों तरफ इस तरह से अपनी गर्दन को घुमा रहा है। इसका मतलब पोइटिस को ये रियलाइज क्यों हुआ कि वो डर रहा है, क्योंकि वो अपने वेलवेट हेड को जिस तरह से चारों तरफ घुमा रहा था, तो उस अंदाज को देख करके, उस तरीके को देख करके पोइटिस को ऐसा फील हुआ कि शायद ये पक्षी को जो है डर लग रहा है, इसीलिए वो चारों तरफ तीव्र निगाहों से जो है अपनी गर्दन घुमा करके देख रहा है। और जब पोइटिस ने इस एक्टिविटी को करते हुए देखा तो उसकी आंखें डरी हुए मोतियों की तरह उसको प्रतीत हुई, डरे हुए मोतियों की तरह लगी, जिसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा हो। फिर क्या होता है देखिए, तो मैंने ऐसा सोचा कि शायद उसको डर लग रहा है उस पक्षी को, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने वेलवेट के सिर को चारों तरफ से घुमाया लाइक वन इन डेंजर, ये
उसी तरह से अपने सिर को घुमा रहा था जैसे कि कोई एक पक्षी जब खतरे में अपने आप को महसूस करता है उस समय घुमाता है। जैसे कोई पक्षी जब अपने आप को खतरे में महसूस करता है तो उस समय चारों तरफ ऐसे गर्दन घुमा करके देखता है ना, वो उसी तरह से जो है शायद उस पक्षी को भी खतरा महसूस हुआ होगा, तो इसीलिए जो है बिल्कुल कॉशियस, बिल्कुल सावधान होकर के, बिल्कुल अलर्ट होकर के चारों तरफ वो अपने वेलवेट के सिर को इस तरह से हिला रहा था जैसे कि मानो उसको भी खतरा महसूस हुआ हो। उसके बाद फिर पोइटिस ने क्या किया, आई ऑफर्ड हिम अ क्रम। इसके बाद एमिली डिकिंसन कहती हैं कि उसके बाद मैंने उसे जो है एक ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा उसे ऑफर किया, यानी उसकी तरफ फेंका, और जैसे ही मैंने ये रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा उसकी तरफ फेंका, ही अनरोल्ड हिज फीदर्स एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। तो उसके बाद उस पक्षी ने जो दीवार के नज़दीक बैठा हुआ था उसने अपने पंखों को खोला और बहुत ही कोमलता के साथ उड़ करके जो है अपने घर की ओर चला गया उड़ करके। उसके बाद उसने क्या किया, अपने पंखों को खोला और बहुत ही कोमलता के साथ वो उड़ करके जो है अपने पंखों से और अपने घर की ओर उड़ गया, चल गया। अब नीचे वाला जो लास्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा में उन्होंने यानी पोइटिस ने उस पक्षी की सॉफ्ट फ्लाइट को जो है अलग अलग चीज़ों के साथ कंपेयर किया है। यानी जब वो पक्षी वहाँ से उड़ करके गया तो पोइटिस ने जब उसके उड़ने के तरीके को जब महसूस किया तो वो उड़ने का तरीका उसको किस तरह से फील हुआ, यानी कैसा फील हुआ, उसका उड़ने का जो तरीका था, उसकी जो फ्लाइट थी वो इतनी सॉफ्ट थी दोस्तों, इतनी कोमलता के साथ वो पक्षी वहाँ से उड़ करके गया। जैसे कई बार कबूतर उड़ के जाता है तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है अपने को उसके पंखों की, आती है, लेकिन वो पक्षी इस कदर से उड़ करके गया कि बिल्कुल भी उसके पंखों की आवाज़ जो है पोइटिस को फील नहीं हुई। यानी ऐसा लगा जैसे तो कोई वो इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है ना, जो आता भी है और चला भी जाता है, पता नहीं लगता, उसी तरह से वो पक्षी ऐसे उड़ करके गया वहाँ से। पोइटिस को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी सरप्राइज हो गई वो, यार ये इलेक्ट्रॉनिक पक्षी था क्या, ये पेट्रोल वाला डीजल वाला पक्षी था या इलेक्ट्रॉनिक पक्षी था जो आवाज़ नहीं आई इसके पंखों की मुझे। मतलब ऐसा कुछ नहीं था, वो तो केवल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सच में बहुत सारे बच्चे होते भी हैं, सच में वो बाद में सवाल आता है उनका। हाँ, बहुत सारे बुद्धू लोग ऐसे भी होते हैं जो बाद में पूरी बात खत्म होने के बाद पूछ भी लेते हैं, सर वाकई में इलेक्ट्रॉनिक चोकू, सच में इलेक्ट्रॉनिक चोकू। अरे मैंने कहा बेवकूफ़, एग्जाम्पल देना। तो कई बार इस चीज़ को भी क्लेरिफाई करना पड़ जाता है ना, समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है, ठीक है, लेकिन कई बार इस चीज़ को भी क्लेरिफाई करना पड़ जाता है। तो इस तरह से जो है पोइटिस को उसकी उड़ान इतनी कोमल महसूस हुई। देखिए, तो जब वो अपने पंखों को रोव करता हुआ, अब देखो यहाँ पे उन्होंने पंखों के उड़ान को यानी पंखों के उड़ने को किससे कंपेयर किया है, पतवार चलाने से कंपेयर किया है। रोव क्या हुआ था, पतवार चलाना। यानी कि उसके बाद जैसे ही उन्होंने उस पक्षी की तरफ जो है एक रोटी का टुकड़ा फेंका, उसने अपने पंखों को खोला और अपने पंखों की पतवार चला करके घर की तरफ उड़ गया। और जिस तरह से उसने अपने पंखों की पतवार चलाई, यानी अपने पंखों को इस तरह से फैला करके जब उड़ाया, इस तरह से जब फड़फड़ाए अपने पंखों को उसने, तो उसकी पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ बिल्कुल भी पोइट को जो है फील नहीं हुई, या पोइटिस को फील नहीं हुई। पोइटिस दोनों बोल सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना, बिल्कुल भी पोइटिस को जो है महसूस नहीं हुई। और उन्होंने ये कहा लास्ट में कि वो पक्षी इतनी कोमलता के साथ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से उड़ करके अपने घर की ओर चला गया। देन ओर्स डिवाइड द ओशन, कि जितनी कोमलता से तो शायद कोई जो पतवार होती है नाव की, वो भी विशाल महासागर को इतनी कोमलता से नहीं काटती होगी जितनी कोमलता के साथ वो पक्षी उड़ करके गया है वहाँ से। देखो आप कंपैरिजन देख रहे हो आप। जब अपन नाव चलाते हैं ना तो उसकी जो पतवार होती है, तो वो पतवार भी इतनी कोमलता के साथ महासागर को काटते हुए नाव को आगे नहीं बढ़ाती होगी, यानी वो पतवार भी इतनी कोमलता के साथ नहीं चलती होगी, यानी उसमें भी आवाज़ आ जाए लेकिन उसकी उड़ान में आवाज़ नहीं आई। जितनी कोमलता के साथ वो पतवार भी किसी महासागर को नहीं काटती होगी, ऐसे ऐसे चलती है ना वो।
पानी में पहले डूबती है, फिर बाहर आती है, फिर डूबती है, फिर बाहर आती है। तो जितनी कोमलता के साथ वो पतवार भी नहीं चलती होगी ना, उससे भी कहीं अधिक कोमलता के साथ वो पक्षी वहां से उड़ करके गया। टू सिल्वर फॉर अ सीम। और जब वो पतवार किसी महासागर को जब काटती है तो उस समय समंदर के पानी में आपने देखा होगा, जो समंदर का पानी होता है उसमें सफ़ेद बुलबुले उठते हैं। वो देखा होगा ना आपने विशेष रूप से, मतलब हालांकि ओशन में अगर आप गए हों तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर अपने को नज़र आता है, क्योंकि जब बोट चलती है, और ऐसे नहीं देखा हो रियल में तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह पे आपने देखा होगा, जब कोई बोट चलती है तो पीछे सफ़ेद पानी हो जाता है पूरा का पूरा, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे बोट चल रही है। हालांकि बाद में वो गायब हो जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए सफ़ेद झाग के बुलबुले जो है वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस झाग के बुलबुले जब वो उठते हैं, वो सफ़ेद झाग के बुलबुले, जब नाव आगे चल रही होती है, जब वो पतवार उसको चला रही होती है और नाव आगे बढ़ रही होती है, तो उस समय उस नाव के पीछे जो बुलबुले उठ रहे होते हैं, जो सफ़ेद पानी हो रहा होता है, टू सिल्वर फॉर अ सीम, वो बहुत ज़्यादा इतना चांदी की तरह सफ़ेद होता है। यानी उस समय पीछे जो पानी छूट रहा होता है, टू सिल्वर, वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, चांदी की तरह सफ़ेद होता है, फॉर अ सीम, एक सीवन के लिए। यानी इतनी सफ़ेदी तो जो है एक सीवन जो सिलाई होती है उसमें भी नहीं होती होगी जिस टाइम जितनी सफ़ेदी अपने को वहाँ पे देखने को मिलती है जब वो नाव आगे बढ़ रही होती है। पोएटिस ने लिखा है, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर भी जो है इतनी सफ़ेदी अपने को देखने को, अरे रिन से धोई होगी उन्होंने, है ना, सर्फ एक्सेल से धोई होगी भाई। चौंक गए? हाँ भाई, हाँ हाँ। तो उस समय जब नाव आगे चल रही होती है और पीछे की तरफ जो पानी उठ रहा होता है, पीछे की तरफ जो पानी छूट रहा होता है, तो वो इतना चमक रहा होता है, फॉर अ सीम, एक सीवन में भी जो है इतनी सफ़ेदी, इतनी चमक नहीं होती होगी जिस तरह से वो पानी चमक रहा होता है। और इतनी कोमलता के साथ वो नाव आगे चल रही होती है और वो पतवार उसको जो है इतनी कोमलता के साथ काट रही होती है। और एक और कंपैरिजन किया है उन्होंने, और या फिर ऑफ बैंक्स ऑफ नून, दोपहर के समय किसी झील, तालाब या नदियों के किनारे से दूर, थोड़ा सा दूर, ऑफ यानी कि थोड़ा सा उस किनारे से दूर, उसी तट पर जो घास फूस उगी होती है, जो वनस्पति उगी हुई होती है, जो पेड़ पौधे उगे होते हैं, उन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर लीप प्लैशलेस, बहुत सारी जो तितलियां होती है वो किस तरह से जो है एक फूल से दूसरे फूल पर जंप, लीप, आगे बढ़ रही होती है, जंप कर रही होती है, प्लैशलेस, बिना आवाज किए हुए, हाउ दे स्विम, किस प्रकार से वो जो है पूरे वातावरण में, हवा में तैरती रहती है, कभी एक फूल पे, कभी दूसरे फूल पे जंप कर रही होती है, फिर तीसरे फूल पे जंप कर रही होती है, फिर चौथे फूल पे जंप कर रही होती है, विदाउट मेकिंग नॉइज, बिना आवाज किए हुए। एज आया है नीचे, आगे देखो, ये भी सिमिली का एग्जाम्पल है। यानी कि उस समय दोपहर के समय वो तितलियां जितनी प्लैशलेसली उड़ रही होती है, यानी कि बिना आवाज किए हुए जिस तरह से उड़ रही होती है, बिल्कुल उसी तरह से वो पक्षी वहां से उड़ करके गया जब पोएटिस ने उसको एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा ऑफर किया तब। अब ये वाला जो कंपैरिजन है, तितली वाला कंपैरिजन, इसमें सिमिली आई है, और ऊपर वाला जो कंपैरिजन है पतवार वाला, उसमें मेटाफर आया है ना, क्योंकि यहाँ पे एज आ रहा है, ऊपर नहीं है, इसीलिए। तो दो चीज़ों के साथ उस पक्षी की उड़ान को उन्होंने कंपेयर कर दिया। एक तो ओर्स, पतवार से, यानी कि वो पतवार भी इतनी कोमलता के साथ उस महासागर को नहीं काटती होगी और जितनी कोमलता के साथ वो पक्षी उड़ करके गया। दूसरा एग्जाम्पल है, दोपहर के समय किसी झील, तालाब या नदी के किनारे कोई तितली भी जो है पेड़ पौधों के ऊपर इस तरह से, जिस प्रकार से, अब यहाँ पे जिस प्रकार से अर्थ निकलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो देन आया है ना, इस वजह से
यहाँ पे आया जिस प्रकार से कोई तितली बिना आवाज़ किए हुए दोपहर के समय किसी झील तालाब के किनारे उगी हुई वनस्पति के ऊपर जब एक फूल से दूसरे फूल पे जंप कर रही होती है बिना आवाज़ किए हुए, जिस तरह से उड़ रही होती है, बिल्कुल उसी तरह से वो पक्षी जो है वहाँ से उड़ करके गया बिना आवाज़ किए हुए, जब पोइटेस ने उसको एक रोटी का टुकड़ा ऑफर किया तब। बस ये आपकी सिंपल सी पोएम अ बर्ड केम डाउन द वॉक बाय एमिली डिकिंसन। ठीक है भाई दोस्तों,